मैं हूं प्रगीत सिन्हा और गीत लीगल स्टडीज में आपका स्वागत है। पावर्ड बाय लर्निंग पॉइंट एजुकेशन इन ट्रस्टेड हैंड्स एंड को पावर्ड बाय किड्स प्ले। आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर झूठी एफआईआर दर्ज करा दे तो उस व्यक्ति के पास में क्या रेमेडीज हैं जिसके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमने एक वीडियो बनाया था पहले जिसमें हमने ये बताया था कि धारा 482 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 से ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये पावर है कि जो झूठी एफआईआर है उनको वो रद्द कर सके, यानी क्वेश्च कर सके। तो यदि अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज की है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप हाई कोर्ट जाएं 482 सीआरपीसी से और मामले को क्वेश्च करवाएं। मामले को क्वेश्च कराने का मतलब ये होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ये देखते हैं कि ये फरियाद जो है वो झूठी है या सही है। अगर एफआईआर सही होगी, क्योंकि एक चीज इसमें और तथ्य है कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को ट्रायल कोर्ट सही मानती है। हम हाई कोर्ट इसीलिए जाते हैं कि ये एफआईआर गलत है। जब हम हाई कोर्ट जाएंगे तो हमको सभी तथ्य, जितने भी एविडेंस हैं, सभी को लेके और हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। जब हाई कोर्ट में हम प्रोड्यूस करेंगे, हाई कोर्ट देखेगा कि ये तथ्य जो है वो सही है या गलत है। अगर सही होंगे तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को वो बोलेंगे कि आप कार्रवाई को रोकिए, और अगर मामला क्वेश्चन हो जाता है तो मामला वहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो उस व्यक्ति के पास में क्या रेमेडीज हैं, क्या उपचार हैं कि वो उस व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करे जिस व्यक्ति ने उसको झूठे मुकदमे में फंसाया। यानी अब ये व्यक्ति पीड़ित हो गया और वो व्यक्ति अपराधी हो गया, क्योंकि कानून का दुरुपयोग किया ऐसी क्षति पहुंचाने के इरादे से कि सामने वाले व्यक्ति को या तो सजा हो जाए या दंड हो जाए, कानूनी प्रक्रिया में वो उलझ के रह जाए, पैसा काफी खर्च होगा, मेंटली और फिजिकली परेशान होगा, समय भी बर्बाद होगा। तो जब ऐसा हाई कोर्ट मामले को क्वेश्चन कर देता है तब आप धारा 211 आईपीसी की कार्यवाही उस व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं। धारा 211 आईपीसी की कार्यवाही इसी चीज को बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के इरादे से उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, जबकि वो व्यक्ति जानता है कि ये मुकदमा झूठा है, फिर भी वो उसको झूठे मुकदमे में फंसाता है, तो इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है और आर्थिक दंड भी किया जा सकता है। ये प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने विचाराधीन है और संज्ञेय अपराध का मामला है। अच्छा, इसके साथ साथ में हम 182 आईपीसी की भी चर्चा करेंगे। 182 आईपीसी की जो बात है वो ये है कि यदि कोई लोक सेवक है, वो लोक सेवक के पास में यदि कोई व्यक्ति फरियाद लेकर जाता है और उसको लोक सेवक को ये पता चलता है कि ये सामने वाला व्यक्ति झूठी फरियाद लेकर मेरे पास आया है, तो वो 182 आईपीसी के अनुसार उस पर कार्यवाही कर सकता है और उसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है। तो हमने ये देखा कि अगर झूठी एफआईआर दर्ज हुई, हमने 482 सीआरपीसी से हाईकोर्ट गए, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों को देखकर क्वेश्चन किया, हम वापस आए, सामने वाले पर धारा 211 आईपीसी की कार्यवाही करी। यदि कोई लोक सेवक है, लोक सेवक के पास में यदि कोई गलत एफआईआर, गलत फरियाद लेकर सामने वाले की जाता है जिससे ये प्रतीत होता है कि सामने वाले के क्षति करने के इरादे से ये व्यक्ति आया है, कोई ऐसे तथ्य नहीं है कि जिसमें ये साबित हो सके कि सामने वाले ने जो एफआईआर दी है वो सही है, तो ऐसा लोक सेवक उस व्यक्ति पर 182 की कार्यवाही कर सकता है। साथ ही साथ आप धारा 500 के अंतर्गत भी कार्रवाई कर सकते हैं आईपीसी में। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 ये बोलती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानहानि करता है तो वो इसका दंड का भागी होता है। धारा 500 में 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो यानी कुल मिला के ये कि यदि कोई व्यक्ति गलत एफआईआर आप पे करता है तो आपको ट्रायल कोर्ट में जाके अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, आपका पैसा व्यर्थ नहीं करना है, आपका मेंटली और फिजिकली लेवल को खराब नहीं करना है।
यहाँ पे मेन चीज ये है कि आप तुरंत हाई कोर्ट जाएं, 482 की कार्रवाई करें, 482 से मामले को क्वेश्चन कराएं तथ्यों के आधार पे, और उसके बाद में आकर 211 की कार्रवाई करें। साथ ही साथ अगर आप उससे क्लेम कंपनसेशन लेना चाहते हैं तो आपको दीवानी न्यायालय में क्लेम कंपनसेशन लेने के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको हमको डिस्कस करना था, और काफी टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, थोड़े से मैटर की व्यस्तता के कारण। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आईपीसी के सभी वीडियो हम बनाएं, और उसके बाद में भारत में जितने भी अधिनियम है धीरे धीरे करके उन सभी अधिनियमों की हम आपको जानकारी दें, चाहे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, चाहे दूसरे एक्ट हो जैसे ट्रस्ट एक्ट है, फैमिली एक्ट है, तो सभी एक्टों के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम जानकारी देंगे, और हम ये चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको समय समय पर मिलते रहें। समय के अभाव के कारण ये वीडियो थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया, लेकिन सभी वीडियो विस्तृत और संपूर्ण जानकारी वाले होंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।